स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव का नाम लोग बहुत कम ही लेते थे, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आसपास के इलाकों में जब कोई पूछता तो बस इतना कह दिया जाता था, अपने गांव से। जैसे ये मान लिया गया हो कि गांव कोई अलग जगह नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। सुबह की शुरुआत, दोपहर की थकान और शाम का लौट आना, सब कुछ उसी लय में चलता था जिसे लोग बचपन से देखते आए थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था कि उसे किसने लगाया, पर सबको ये जरूर याद था कि जब से होश संभाला उसे वहीं खड़ा पाया। उसकी जड़ें जमीन से बाहर झांकती थीं, जैसे समय ने मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाकर अपने निशान दिखा दिए हों। सुबह की धूप जब बरगद की पत्तियों से छनकर नीचे गिरती तो जमीन पर रोशनी और छाया के अजीब आकार बनते। उन्हीं के बीच गांव के आदमी बैठते, हुक्का सुलगाते, बीड़ी जलाते और बिना किसी तय मकसद के बातें करते, कभी फसल की, कभी बारिश की और कभी किसी की चुप्पी की। बरगद सिर्फ पेड़ नहीं था, वो गांव की सुनने की आदत बन चुका था। रामदीन हर रोज उसी बरगद के पास से होकर खेत की ओर जाता था। उसकी चाल में न जल्दबाजी होती थी, न सुस्ती। ऐसा लगता था जैसे उसे पता हो कि खेत भागकर कहीं नहीं जा रहे। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी, पर आंखों में अब भी मिट्टी को पहचानने की समझ थी। वो जमीन को देखता नहीं था, पढ़ता था। कहाँ पानी रुका है, कहाँ हवा ने मिट्टी को हल्का कर दिया है और कहाँ मेड़ को संभालने की जरूरत है। उसका खेत गांव के किनारे था, बहुत बड़ा नहीं था, पर उसी से घर चलता था। उसी खेत से रोटी बनती थी, बच्चों के लिए कपड़ा आता था और साल भर की उम्मीद टिकी रहती थी। उस सुबह जब रामदीन खेत पहुंचा तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। मेड़ जो बरसों से एक सी चली आ रही थी, एक जगह से दबी हुई थी। मिट्टी बिखरी हुई थी और पास ही गहरे पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जो आदमी के नहीं हो सकते थे। रामदीन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने इधर उधर देखा, फिर झुककर मिट्टी को हाथ से छुआ। मिट्टी अभी भी थोड़ी गीली थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि रात में किसी की भैंस यहां से गुजर गई होगी। नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था, बस कुछ कदम की मेड़ दब गई थी। पर मेड़ सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो खेत की हद होती है, और हद जब टूटती है तो मन में एक हल्की सी चोट लगती है, जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। रामदीन ने कुछ कहा नहीं, उसने मेड़ को थोड़ा संभाला, मिट्टी समतल की और फिर अपने काम में लग गया। हल चलता रहा, पर उसका मन बार बार उसी जगह लौट आता। दोपहर तक ये बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। किसी ने बरगद के नीचे बैठे बैठे कह दिया कि रामदीन की मेड़ दब गई है। किसी ने कंधे उचकाकर कहा, भैंस रही होगी। बात छोटी थी, पर जिस पर बीती हो उसके लिए पूरी। शाम को रामदीन बरगद के नीचे आकर बैठ गया। उसके हाथ में बीड़ी थी, पर उसने उसे सुलगाया नहीं, बस उंगलियों के बीच घुमाता रहा। हवा हल्की चल रही थी, पत्तियां धीरे धीरे सरसराती थीं, जैसे गांव खुद कुछ कह रहा हो। तभी शिवशंकर वहां आकर बैठे। शिवशंकर गांव के मान सम्मान वाले आदमी थे। पंचायत की बात होती तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता। उन्होंने बिना सीधे देखे कहा, कुछ परेशान लग रहे हो? रामदीन ने सिर झुका लिया और बोला, कुछ नहीं। गांव में कुछ नहीं अक्सर सबसे भारी जवाब होता है। शिवशंकर ने धीरे से कहा कि मेड़ की बात सुनी है। रामदीन ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक ठहराव था। उसने बस इतना कहा, हाँ। शिवशंकर ने पूछा, किसकी भैंस थी? रामदीन चुप रहा। ये सवाल वो खुद से भी पूरी तरह नहीं पूछना चाहता था। शिवशंकर जानते थे, भैंस उनके भतीजे की थी। ये बात गांव में लगभग सबको पता थी, पर कोई जोर से नहीं कहता था। कुछ सच ऐसे होते हैं कि कह दिए जाएं तो सिर्फ मामला नहीं, रिश्ते भी हिल जाते हैं। रात को रामदीन चारपाई पर लेटा रहा।
छप्पर के ऊपर तारे दिखाई दे रहे थे। झिंगुरों की आवाज कमरे में घुली हुई थी। उसकी पत्नी ने धीमे से पूछा कि मेड़ वाली बात क्या हुई। रामदीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो छप्पर को देखता रहा। उसे लगा अगर वो आज चुप रहा तो कल मेड़ और दबेगी, पर अगर वो बोला तो गांव के बीच एक ऐसी बात खुलेगी जो सिर्फ उसकी नहीं रहेगी। अगली सुबह बरगद के नीचे लोग कुछ ज्यादा देर रुकने लगे। कोई तंबाकू मलता, कोई हुक्का सुलगाता। किसी ने बिल्कुल साधारण लहजे में कह दिया कि पंचायत बिठा लेनी चाहिए। बात न जोर से कही गई न किसी एक से, बस हवा में छोड़ दी गई। रामदीन वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। शिवशंकर ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आज एक अलग सी चिंता थी। वे समझ रहे थे कि ये पंचायत सिर्फ एक मेड़ की नहीं होगी, ये उनकी अपनी ईमानदारी की कसौटी होगी। दोपहर को रामदीन फिर खेत गया और मेड़ की ओर देखा। अब वो उसे सिर्फ मिट्टी की दरार नहीं लग रही थी, उसे लग रहा था जैसे गांव के बीच एक पतली सी रेखा खिंच गई हो। एक तरफ रिश्ते, दूसरी तरफ न्याय, और वो खुद बीच में खड़ा, चुप लेकिन पूरी तरह जागा हुआ। उसे नहीं पता था कि पंचायत में क्या होगा या फैसला किसके पक्ष में जाएगा, पर उसे इतना जरूर पता था कि बात अब बरगद की छाया तक पहुंच गई है, और जो बात बरगद के नीचे पहुंच जाए वो सिर्फ एक आदमी की नहीं रहती, वो पूरे गांव की बात बन जाती है। पंचायत की बात हवा में छोड़ दी गई थी, पर गांव में ऐसी बातें हवा में नहीं रहती। वे धीरे धीरे हर घर की देहरी पर टिक जाती हैं, हर आदमी के मन में अपनी जगह बना लेती हैं। उस दिन के बाद से बरगद के नीचे बैठने वालों की संख्या बढ़ गई थी। लोग ज्यादा देर रुकने लगे थे, जैसे कोई अनकही बात सबको एक ही जगह खींच रही हो। रामदीन अगले 2 दिनों तक बहुत कम बोला। वो सुबह खेत जाता, काम करता और शाम को लौट आता, पर उसके भीतर कुछ लगातार चलता रहता था। वो जानता था कि पंचायत का मतलब सिर्फ फैसला नहीं होता। पंचायत का मतलब होता है सबके सामने खड़ा होना, अपनी बात को खुली जमीन पर रख देना, जहां हर आदमी उसे अपने हिसाब से तौलता है। उसकी पत्नी ये सब देख रही थी। वो कुछ कहती नहीं थी, पर चुप्पी में सवाल रख देती थी। एक शाम जब वो रोटियां सेक रही थी, उसने बिना देखे कहा, पंचायत में जाना पड़ेगा। रामदीन ने कुछ देर जवाब नहीं दिया, फिर बोला, अगर गांव बैठाएगा तो जाना ही पड़ेगा। उसकी आवाज में ना डर था न उत्साह, बस स्वीकार था। इधर शिवशंकर की रातें भी बदली हुई थीं। वो बरगद के नीचे बैठकर लोगों की बातें सुनता, पर उसका मन कहीं और रहता। उसे बार बार अपने भतीजे का चेहरा याद आता। जवान लड़का था, जिद्दी भी। उसे लगता था कि खेत खलिहान की ऐसी बातें पंचायत तक नहीं जानी चाहिए। एक मेड़ दबी है तो क्या हुआ, ठीक कर दी जाएगी। पर शिवशंकर जानता था कि बात अब मेड़ की नहीं रही थी। बात इस बात की थी कि गांव किसके साथ खड़ा होगा। उस शाम भतीजा घर आया तो शिवशंकर ने उसे पास बैठाया। भैंस रात में कहाँ थी? लड़के ने लापरवाही से कहा, यहीं कहीं बंधी थी, छूट गई होगी। रामदीन की मेड़ दब गई है, शिवशंकर ने धीमे से कहा। लड़का चुप हो गया, फिर बोला, तो क्या इतनी सी बात के लिए पंचायत? शिवशंकर ने उसकी ओर देखा। इतनी सी बात होती तो यहां तक नहीं आती। गांव में खबर फैल चुकी थी कि 2 दिन बाद पंचायत बैठेगी। बरगद के नीचे साफ जगह बना दी गई थी, पुरानी चारपाइयां वहां रख दी गई थी। कुछ लोग अपने घरों से पाटे उठा लाए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार नहीं, पर कोई खास दिन आने वाला हो। और सच भी यही था, गांव के लिए यह दिन खास ही होता है। रामदीन उस सुबह खेत से जल्दी लौट आया। उसने मेड़ को एक बार फिर देखा। अब वो उसे छूता नहीं था, जैसे मन में तय कर लिया हो कि अब ये मेड़ उसकी नहीं रही, ये गांव की हो चुकी है। घर आकर उसने नहाया, साफ कपड़े पहने और चुपचाप बैठ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, कुछ खाओगे? नहीं, उसने कहा। उसके मुंह का स्वाद बदला हुआ था। दोपहर ढलते ढलते लोग बरगद के नीचे इकट्ठा होने लगे। कोई छाता लेकर आया था, कोई गमछा सिर पर डाले हुए था। धूप तेज थी, पर बरगद की छाया चौड़ी थी। लोग अपने अपने हिसाब से बैठते गए, कोई जमीन पर, कोई चारपाई पर, कोई सामने तो कोई थोड़ा दूर। रामदीन एक तरफ चुपचाप बैठ गया। उसकी नज़र जमीन पर थी। वो जानता था कि थोड़ी देर में सबकी नज़र उस पर होगी। शिवशंकर बीच में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो हर पंचायत से पहले आ जाती है।
ना उन्होंने आवाज ऊंची की, न किसी को जल्दी मचाने दी। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं, मौसम की, फसल की, पानी की। फिर शिव शंकर ने गला साफ किया। आवाज तेज नहीं थी, पर सबको सुनाई दी। रामदीन की मेड़ की बात है, उन्होंने कहा। बस इतना कहना था, सब समझ गए। रामदीन ने सिर उठाया। पहली बार उसने चारों तरफ देखा। वही चेहरे थे जिन्हें वो रोज देखता था, कभी हंसते हुए, कभी साथ बैठते हुए। आज वही चेहरे उसे तौल रहे थे। उसने खुद से कहा कि वो सच बोलेगा, बस उतना ही। शिवशंकर ने उससे पूछा, क्या हुआ था? रामदीन ने बिना कोई रंग चढ़ाए सब बता दिया। रात, मेड़, मिट्टी, पैरों के निशान। उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने बस इतना कहा कि मेड़ दब गई थी। फिर सवाल आया, भैंस किसकी थी? इस बार चुप्पी थोड़ी लंबी हो गई। लोग इधर उधर देखने लगे। सब जानते थे, पर बोलना अलग बात होती है। आखिर शिवशंकर ने खुद कहा, भैंस मेरे भतीजे की है। ये कहते हुए उनकी आवाज में न झिझक थी, न सफाई, बस एक सीधापन था। कुछ लोगों ने हल्का सा सिर हिलाया, कुछ चुप रहे। भतीजा भी वहां बैठा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, पर रुक गया। शायद पहली बार उसे समझ आया कि बात उसके हाथ से निकल चुकी है। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, पर हर आदमी के भीतर कुछ चल रहा था। पंचायत का यही ढंग होता है। यहाँ फैसले आवाज से नहीं, चुप्पी से पकते हैं। रामदीन फिर से जमीन देखने लगा। उसे लग रहा था कि अब जो होगा वो उसके बस में नहीं है। उसने अपनी बात रख दी थी। अब गांव तय करेगा कि मेड़ सिर्फ मिट्टी की थी या सम्मान की। बरगद की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थीं। धूप छांव जमीन पर सरक रही थी। पंचायत अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बात तो अब शुरू होने वाली थी। बरगद की छाया के नीचे बैठी पंचायत अभी भी उसी तरह जमी हुई थी, जैसे समय ने थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली हो। लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे, पर अब उनकी देह से ज्यादा उनके मन सक्रिय थे। धूप धीरे धीरे सरक रही थी, छाया के कोने बदल रहे थे, और उसी के साथ पंचायत का रंग भी थोड़ा थोड़ा गहराने लगा था। शिवशंकर ने चारों तरफ नजर घुमाई। उन्होंने देखा कि कोई जल्दी में नहीं था। यही पंचायत का ढंग था। यहाँ फैसले दौड़कर नहीं किए जाते थे। यहाँ बात पहले भीतर उतरती थी, फिर बाहर आती थी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, जिसकी भैंस हो वो खुद बताए। भतीजे ने गर्दन सीधी की। वो उठकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी, पर डर नहीं था। भैंस मेरी है, उसने कहा। रात में छूट गई होगी, जानबूझकर नहीं गया था मैं किसी की मेड़ दबाने। उसकी बात में सच भी था और बचाव भी। गांव में कोई ये नहीं मानता था कि उसने जानबूझकर नुकसान किया है, पर पंचायत जानती थी कि गलती जानबूझकर हो या अनजाने में, उसका असर तो पड़ता ही है। एक बूढ़े आदमी ने, जो अब तक चुप था, गमछा ठीक करते हुए कहा, गलती जानकर हो या बिना जाने, मेड़ तो दबी है। ये वाक्य न तेज था न तंज भरा, वो बस एक तथ्य था। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने जमीन की ओर देखा। भतीजे का चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। उसने फिर कहा, मैं ठीक कर दूंगा मेड़, इसमें पंचायत की क्या जरूरत थी? अब तक चुप बैठे एक आदमी ने कहा, ठीक करना एक बात है, मान लेना दूसरी। उसकी बात के बाद फिर चुप्पी छा गई। बरगद के पत्तों की सरसराहट ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। रामदीन अब भी जमीन देख रहा था। वो जानता था कि इस बहस में उसका ज्यादा बोलना ठीक नहीं। वो पहले ही अपनी बात कह चुका था। अब पंचायत का काम था तौलना। पर उसके भीतर एक हलचल थी। उसे लग रहा था कि ये बहस कहीं उसके हाथ से निकलकर शिवशंकर के इर्द गिर्द सिमट गई है। शिवशंकर ये सब महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि गांव अब उनकी ओर देख रहा है। ये सिर्फ मुखिया होने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि मामला उनके अपने घर से जुड़ा था। उन्होंने गहरी सांस ली। पंचायत इसलिए नहीं बैठी कि किसी को नीचा दिखाया जाए, उन्होंने कहा। पंचायत इसलिए बैठी है कि बात साफ रहे। उन्होंने रामदीन की ओर देखा। तुम्हें क्या चाहिए? रामदीन ने पहली बार सीधे जवाब दिया, मेड़ जैसी थी वैसी हो जाए, बस। उसकी आवाज में न कोई मांग थी न कोई चाल। ये सीधापन कुछ लोगों को चुभा, कुछ को राहत दे गया। एक आदमी बोला, इतनी सी बात है तो हो जानी चाहिए। दूसरे ने जोड़ा, पर बात यहां तक आई है तो खाली मिट्टी से नहीं सुलझेगी। शिवशंकर समझ गए।
पंचायत अब उस मोड़ पर थी जहां फैसला सिर्फ नुकसान का नहीं, नज़ीर का भी बनना था। अगर आज बात हल्की छोड़ दी गई तो कल कोई और मेड़ दबेगी और पंचायत की आवाज़ कमज़ोर होगी। उन्होंने भतीजे की ओर देखा। तुम्हें क्या कहना है? भतीजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेड़ मैं ठीक कर दूंगा, जो खर्चा होगा दे दूंगा। और? शिवशंकर ने पूछा। और क्या? और ये मानना कि गलती हुई, शिवशंकर ने बहुत साधारण ढंग से कहा। ये शब्द मानना भारी था। भतीजे ने होंठ खींच लिए। उसके लिए ये सिर्फ मेड़ का मामला नहीं रहा था, ये उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि सब उसे घूर रहे हैं। असल में लोग उसे नहीं, स्थिति को देख रहे थे। किसी ने बीच से कहा, गलती मान लेने से आदमी छोटा नहीं होता। ये आवाज़ किसी बड़े बुजुर्ग की थी जिसमें अनुभव की थकान थी। भतीजा कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, गलती हो गई। उसके शब्द छोटे थे पर पंचायत के लिए काफ़ी थे। बरगद के नीचे एक हल्की सी ढील महसूस हुई, जैसे कोई गांठ खुल गई हो। शिवशंकर ने सिर हिलाया। तो तय हुआ, उन्होंने कहा। मेड़ ठीक होगी, खर्चा वही देगा और आगे से बहस बंद कर रहेगी। उन्होंने रुक कर जोड़ा, और पंचायत का नाम इस बात पर रहेगा कि यहाँ सही और गलत में फ़र्क किया जाता है। कुछ लोगों ने संतोष की सांस ली, कुछ ने धीरे से बात करनी शुरू की। माहौल हल्का होने लगा था, पर पूरी तरह नहीं। रामदीन अब भी चुप था। शिवशंकर ने उसकी ओर देखा। कुछ और कहना है? रामदीन ने सिर हिलाया। नहीं। पंचायत धीरे धीरे उठने लगी। लोग अपने अपने गमछे संभालते, चारपाइयाँ खिसकाते। कोई किसी से धीरे बात करता, कोई बिना बोले चला जाता। भतीजा भी उठकर चला गया। उसके कदम तेज थे। शिवशंकर कुछ देर वहीं बैठे रहे। उन्होंने बरगद की जड़ों की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे आज ये पेड़ थोड़ा और भारी हो गया है। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या उन्होंने सही किया? जवाब साफ नहीं था, पर मन में एक ठहराव था। रामदीन उठकर जाने लगा तो शिवशंकर ने उसे रोका। बुरा मत मानना, उन्होंने कहा। रामदीन ने उनकी ओर देखा। मानने की बात नहीं, गांव ने जो ठीक समझा वही हुआ। ये कहकर वो खेत की ओर चला पड़ा। रास्ते में उसने फिर से मेड़ की ओर देखा। अब भी वो दबी हुई थी, पर उसे पता था कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। पर उसके मन में एक और बात चल रही थी। आज पंचायत ने सिर्फ मेड़ नहीं संभाली थी, उसने गांव की एक लकीर भी सीधी की थी। शाम ढल रही थी। बरगद की छाया लंबी हो गई थी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे। पर उस दिन गांव थोड़ा अलग था, शांत पर भीतर से जागा हुआ। पंचायत खत्म हो गई थी, पर उसका असर अभी बाकी था। पंचायत समाप्त होने के बाद गांव अचानक खाली नहीं हुआ। लोग उठ तो गए थे, पर उनके भीतर की हलचल अभी बैठी नहीं थे। कोई घर की ओर बढ़ते हुए पीछे मुड़कर बरगद की ओर देख लेता, कोई रास्ते में रुककर किसी से दो शब्द बोल लेता। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अपनी जगह लौट तो रहा है, पर थोड़ा सा बदलकर। रामदीन खेत की ओर नहीं गया, वो सीधे घर लौटा। आंगन में उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी। उसने रामदीन की ओर देखा और कुछ पूछने ही वाली थी कि रुक गई। उसके चेहरे से ही समझ में आ गया कि पंचायत हो चुकी है। हो गया? उसने बस इतना पूछा। रामदीन ने सिर हिलाया। हाँ। फैसला? मेड़ ठीक होगी, उसने कहा। उसकी आवाज में न जीत थी न हार, बस एक थकान थी जो लंबे इंतजार के बाद उतरती है। उस शाम रामदीन ने ज्यादा बात नहीं की। उसने खाना खाया, चारपाई पर बैठा रहा और देर तक बाहर के सन्नाटे को सुनता रहा। गांव की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। कहीं कोई दरवाजा बंद हुआ, कहीं किसी बच्चे की हंसी गूंजी। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था, पर आज उसमें एक अलग सा ठहराव था। अगली सुबह भतीजा अपने दो साथियों के साथ खेत की ओर आया। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने रामदीन को देखा और थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेड़ आज ही ठीक कर देंगे। रामदीन ने उसकी ओर देखा। उसने ना हाँ कहा ना ना कहा, बस इतना कहा जैसा पंचायत ने कहा। तीनों लोग काम में लग गए। मिट्टी उठी, समतल हुई, मेड़ धीरे धीरे अपनी पुरानी शक्ल में लौटने लगी। रामदीन थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देखता रहा। उसे अजीब सा लग रहा था। ये वही मेड़ थी, पर अब उस पर हाथ चलने का मतलब बदल गया था। अब ये सिर्फ खेत की हद नहीं थी, ये उस फैसले की याद थी जो बरगद के नीचे हुआ था।
काम खत्म होने के बाद भतीजे ने मिट्टी झाड़ी और रामदीन की ओर देखा। कुछ कहने की कोशिश की, फिर रुक गया। आखिर बोला, ध्यान रखूंगा आगे से। रामदीन ने सिर हिला दिया। उसने महसूस किया कि ये सिर हिलाना किसी समझौते का नहीं, बल्कि किसी बात के पूरे हो जाने का संकेत है। दिन बीतते गए, गांव फिर अपनी लय में लौट आया। बरगद के नीचे लोग पहले की तरह बैठने लगे। हुक्का फिर से गुड़गुड़ाने लगा। पंचायत की बात धीरे धीरे पुरानी होने लगी, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो अब किस्से की तरह नहीं, मिसाल की तरह याद की जाने लगी। शिव शंकर के घर में भी सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, पर उनके भीतर कुछ बदल गया था। वो पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे। कभी कभी शाम को अकेले बरगद के पास आकर बैठ जाते। उन्हें लगता था कि उस दिन उन्होंने जो किया, उसका बोझ और सुकून दोनों उनके हिस्से में आ गए हैं। गांव ने उन्हें गलत नहीं ठहराया, पर उन्होंने खुद को ज्यादा कस कर देखना शुरू कर दिया था। एक शाम रामदीन बरगद के नीचे बैठा था। शिवशंकर भी आकर पास बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर शिवशंकर बोले, ठीक हुआ ना? रामदीन ने उनकी ओर देखा। मेड़ तो ठीक हो गई, उसने कहा। शिवशंकर हल्के से मुस्कुराए। मैं मेड़ की बात नहीं पूछ रहा। रामदीन ने समझते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, ठीक हुआ। ये छोटा सा संवाद बहुत कुछ कह गया। दोनों जानते थे कि पंचायत ने किसी एक का नहीं, पूरे गांव का बोझ हल्का किया था। अगर उस दिन फैसला टल जाता या रिश्ते के नाम पर बात दबा दी जाती, तो शायद सब बाहर से ठीक लगता, पर भीतर कुछ टूट जाता। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और छोटा विवाद उठा। इस बार बात पानी की थी। लोग अपने आप बरगद के नीचे इकट्ठा हो गए। कोई जोर से नहीं बोला, पर सबको पता था कि मामला वहीं सुलझेगा। पंचायत बैठी, बात हुई और फैसला लिया गया। किसी ने उस दिन की मेड़ का जिक्र नहीं किया, पर सबके मन में वो मौजूद थी। रामदीन उस पंचायत में ज्यादा देर नहीं बैठा। वो सुनकर उठ गया। उसे लगा कि अब उसकी जरूरत वहां नहीं है। उसने अपना काम कर लिया था, बिना चाहे भी। वो खेत की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने अपनी मेड़ की ओर देखा। अब वो मजबूत लग रही थी, बारिश में भी टिकी रही थी। उसे लगा जैसे ये मेड़ अब सिर्फ मिट्टी की नहीं, भरोसे की भी है। शाम को वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, आज गांव में फिर पंचायत बैठी थी। रामदीन ने कहा, सुना, तुम नहीं गए? जरूरत नहीं थी। उस रात वो देर तक जागता रहा। बाहर हवा चल रही थी। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसे लगा कि गांव सांस ले रहा है, धीमी गहरी सांस। उसे पहली बार समझ में आया कि पंचायत सिर्फ झगड़े सुलझाने का तरीका नहीं है, वो गांव की आदत है, खुद को संभालने की। अगली सुबह वो फिर बरगद के पास से गुजरा। उसने पेड़ की ओर देखा, वही पुराना तना, वही फैली हुई छाया। पर अब उसे लगा कि इस छाया में कुछ और जुड़ गया है, एक याद, एक भरोसा। उसने बिना रुके खेत की ओर कदम बढ़ा दिए। गांव वही था, लोग वही थे, रास्ते वही थे, पर कहीं भीतर एक पतली सी रेखा सीधी हो गई थी। और यही पंचायत का असली काम था, बिना शोर किए, बिना किसी को ऊंचा या नीचा किए, गांव को उसके रास्ते पर लौटाना। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।